गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं कुछ रूल्स भी उसके डिस्कस करूँगी। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स बिटवीन अनंत, आरव एंड अर्जुन। प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट, कृपया बांट दीजिए पेंसिलों को किसके बीच में? अनंत, आरव एंड अर्जुन। बच्चों जब कोई चीज़ जब दो लोगों के बीच में बांटी जाती है तब तो बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अनंत, आरव एंड अर्जुन तीन लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन जो है गलत है। इसकी जगह क्या हमें लगाना होगा? अमंग। तो क्या हो जाएगा करेक्शन? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स अमंग अनंत, आरव एंड अर्जुन। क्लियर है बच्चों? जब दो होगा, किसी दो के बीच में कोई चीज का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तब हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। ठीक है, लेकिन जब मोर देन टू हो जाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा? अमंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ सोफा इज मेड विथ वुड, कुशन एंड क्लॉथ। सोफा बनता है किससे? वुड से, कुशन से और कपड़े से। तो जब कोई वस्तु किसी चीज को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है लेकिन उसका कोई फिजिकल चेंज नहीं होता है तो हम जो है उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। विद की जगह क्या लगेगा बच्चों? ऑफ। क्योंकि यहाँ पर सोफा बनने के बाद भी वुड वुड ही रहेगा, कुशन कुशन ही रहेगा और क्लॉथ क्लॉथ ही रहेगा। लेकिन यदि इसकी जगह हम कहें द बटर इज मेड डैश मिल्क या कर्ड इज मेड डैश मिल्क, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? फ्रॉम। तो वहां ऑफ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है केमिकल चेंज हो गया, यानी हम बटर को दूध में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे या कर्ड को पुनः दूध में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि सोफा लकड़ी से बना है, कुशन से बना है, कपड़े से बना है, तो ये चीजें जो है कुशन और कपड़ा और लकड़ी जैसी थी वैसी ही है, बस उसका आकार बदला, उसका मूल रूप नहीं बदला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू फेयर। या तो राम या तो श्याम फेयर में गए हैं, मेले में गए हैं। अब जब आइदर आर का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही रहेगा, उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि या तो राम गया है यानी एक व्यक्ति, या तो श्याम गया है, दोनों नहीं गए हैं। जब दो में से कोई एक ही गया है तो वर्ब भी हमें क्या रखना होगा? सिंगुलर, यानी हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज। करेक्शन होगा, आइदर राम और श्याम हैज गॉन टू फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम मोर बेटर देन राघव। आई एम मोर बेटर देन राघव, मैं अधिक बेहतर हूं राघव की तुलना में। तो बच्चों जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लगाएंगे आपका, जैसे मोर और बेटर। मोर का प्रयोग कब होता है बच्चों? जब आपका ऐसा वर्ड हो जिसका अपना कोई कंपैरेटिव वर्ड ना हो, उसमें ER-EST ना लगता हो, तब तो हम मोर लगाएंगे। लेकिन बेटर तो गुड का खुद ही कंपैरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड का कंपैरेटिव बेटर है, तो इसलिए उसको मोर की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर होता ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, केयरफुल तो मोर केयरफुल हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो बेटर है और बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव वर्ड है, तो मोर और बेटर एक साथ हम नहीं लगाएंगे। हम क्या कहेंगे? आई एम बेटर देन राघव, मैं राघव से बेहतर हूं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन में क्या मिस्टेक है?
जूरी शब्द का मतलब क्या होता है? कई जजों की जो कंबाइंड बेंच लगती है वो जूरी कहलाएगी। अब यहाँ पर जो है, जब जूरी होती है और वो यूनैनिमस होती है अपने किसी जजमेंट में, तब उसको एक मान लिया जाता है और तब उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ सेंटेंस से क्लियर है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी के जो भी मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, वे अपनी राय में डिवाइडेड थे, विभाजित थे। मीन्स सबकी राय एक जैसी नहीं थी। जब सबकी राय एक जैसी नहीं थी तो यहाँ पर ये जूरी शब्द के लिए हमें प्लूरल वर्ब लगाना होगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, अगर इसकी जगह सेंटेंस होता द जूरी वॉज यूनैनिमस इन देयर जजमेंट, तो यहाँ पे देयर गलत हो जाता, इन हिज जजमेंट हम कर देते। क्यों? तब तो सब एक हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट है, द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन कानपुर। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। नैनीताल की जलवायु बेहतर है कानपुर से। अब कानपुर से जलवायु बेहतर है नैनीताल की, ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा है। यहाँ पर होना चाहिए था देन द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। तो चूंकि एक बार हम नाउन लगा चुके हैं तो दूसरी बार यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? प्रोनाउन। तो करेक्शन क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन दैट ऑफ। दैट ऑफ किसके लिए आया? क्लाइमेट ऑफ के लिए आया। देन दैट ऑफ कानपुर, मतलब देन द क्लाइमेट ऑफ कानपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज 4 इन माई वॉच। तो जब घड़ी का समय पूछते हैं तो हम घड़ी में कितने बजे ऐसे ही पूछते हैं, या मेरी घड़ी में 4 बजे, इस तरह बताते हैं। लेकिन इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बाय। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। इसमें इन का प्रयोग गलत होगा। नेक्स्ट है आपका, शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। शीला इस पद के योग्य है। तो इंग्लिश में तो हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं के योग्य, लेकिन इंग्लिश में इसमें आपका फॉर का प्रयोग होगा। शीला इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। शीला इस पद के लिए योग्य है, उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑफ हटाकर क्या लगेगा? फॉर। नेक्स्ट है, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। मैं जीतने के लिए कॉन्फिडेंट हूं, मतलब मेरे अंदर विश्वास है। तो अब इसको जो है कॉन्फिडेंट के बाद बच्चों ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और विन की जगह क्या हो जाएगा? विनिंग। ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। क्लियर है? दिस फूड टेस्टेस स्वीटली। यह भोजन मीठा स्वाद वाला है। तो क्या हो जाएगा? दिस फूड टेस्ट इज स्वीट। स्वीटली शब्द नहीं होगा, स्वीट होगा। यह भोजन मीठा है या इस भोजन का स्वाद मीठा है। आई एम टू हैप्पी टू सी यू। इस तरह के सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। अब ये तो अजीब सा अर्थ हो गया कि मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। तो यहाँ क्या गलती है बच्चों? यहाँ पर TOO की जगह क्या होना चाहिए था? वेरी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम व्यू। अब मोस्ट शब्द का मतलब होता है सबसे अधिक, यानी सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब ही होता है कोई चीज बहुत एक्सट्रीम है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो मोस्ट और एक्सट्रीम दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द एक्सट्रीम व्यू। इसमें मोस्ट की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द एक्सट्रीम व्यू। नेक्स्ट है, इंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। तो जैसे द गंगा, द यमुना लिखते हैं, वैसे इंदस भी एक नदी का नाम है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द इंदस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। वैसे तो बच्चों जो है प्रॉपर नाउन के पहले द का नहीं होता है, लेकिन कुछ जोग्राफिकल चीज़ें होती हैं जो बड़ी बड़ी नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, तो उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। फिर आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। मैं और वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है बच्चों कि जब पर्सनल प्रोनाउन अलग अलग, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए और वो सिंगुलर हो, तो उनके रखने का क्रम होता है 231। 231 का मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अब इस सेंटेंस में आपका सेकंड पर्सन का तो कोई प्रोनाउन है नहीं, यू है नहीं, आपके पास फर्स्ट पर्सन का आई है और थर्ड पर्सन का ही है, तो टू वाला तो है नहीं, तो हम पहले 3 रखेंगे और फिर 1 रखेंगे, यानी पहले ही और तब आई। ही एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन यदि बच्चों इसकी जगह सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें ये प्लूरल होते हैं, तब क्या होता? तब उसका सीरियल होता है 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पर यदि होता कि वी और यहाँ पर दे होता, तो पहले वी और फिर दे होता। ठीक है, नेक्स्ट है हिज पोइट्रीज आर मिस्टेक। उसकी कविताएं मिस्टेक हैं। अब इस सेंटेंस का 2 तरह से करेक्शन हो सकता है, क्योंकि पोइट्री शब्द होता है सॉरी बच्चों, हिज पोइट्री इज मिस्टेक। या तो हम इसको ये कर सकते हैं या हम कर सकते हैं हिज पोएम्स आर मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 years। मैं इस प्रोफेशन में 5 साल से हूँ। तो जब परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और साथ में समय दिया होता है, तो फिक्स समय जब दिया होता है बच्चों तब तो सिंस लगता है, लेकिन जब फिक्स समय नहीं है, 5 years एक जो है टाइम ऐसा है जिसका कोई ईयर नहीं दिया है, किस सन से किस सन तक नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर 5 years। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 5 years। सिंस का प्रयोग कब होता है? जब यहाँ पे सन दिया होता। अगर यहाँ पर दिया होता 2014, 2015 ऐसा कुछ दिया होता, तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस। लेकिन 5 years दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेजेस। अब द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस में रहने वाले लोग, और द इंग्लिश का मतलब कि इंग्लैंड में रहने वाले लोग, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी। और यहाँ पे शब्द आया है लैंग्वेज, यानी कि इसका अर्थ वहाँ के लोग से नहीं होना चाहिए, तो जब हम द हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो करेक्शन हो जाएगा आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। द लगाने से उस देश में रहने वाले लोग हो जाएंगे, और द हटाने से ये उस देश की भाषा हो गई। तो आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। तो बच्चों ये तो बहुत पुरानी और फेमस कहावत है कि सफलता की, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर की फॉर सक्सेस नहीं होता बच्चों, की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। नेक्स्ट है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। इसमें क्या मिस्टेक है, इन्वेंटेड। इन्वेंटेड शब्द का प्रयोग कब होता है, जब कोई नई चीज का आविष्कार करता है। इन्वेंटेड माने आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो कोलंबस ने तो आविष्कार नहीं किया, वो तो धरती में पहले से ही थी। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्कवर्ड। कोलंबस ने खोज की थी, जो चीज ऑलरेडी हो और कोई दूसरा उसका पता लगाए तो उसको हम कहते हैं डिस्कवरी करना। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट है पुल चेन टू स्टॉप द ट्रेन। चेन खींचो गाड़ी को रोकने के लिए। अब चेन खींचो तो किसकी चेन खींचो, क्या जो है किसी के जो पहनी हुई कोई महिला यात्री जा रही है उसकी खींचो, नहीं। पुल द चेन, यहाँ पे पुल द चेन होगा, क्यों,
क्योंकि एक स्पेशल चेन लगी होती है बोगी में, आपके कंपार्टमेंट में, किस लिए कि यदि कोई बात है, कोई इमरजेंसी है, तो आप उस चेन को खींचें गाड़ी को रोकने के लिए। तो पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन। नेक्स्ट है ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इस सेंटेंस में आधा सेंटेंस तो सिंपल की तरह है और आधा कॉम्प्लेक्स की तरह है। तो या तो हम इसे सिंपल बना दें या हम इसे कॉम्प्लेक्स बना दें। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी हमने इस वाले पोर्शन में से TOO हटा के सो लगा दिया। सो वीक दैट ही कैन नॉट। या फिर हम इसको दूसरी तरह कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम वैसे ही रखते हैं, ही इज टू वीक, लेकिन इधर के हाफ को हम चेंज कर दें, टू वॉक दैट ही कैन नॉट हटा दिया, टू वॉक। ये तो मैंने आप लोगों को जब सिंपल सेंटेंस सिखाया था और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाया था तब बताया हुआ है। नेक्स्ट है अ शिप स्विम्स इन वाटर। एक जहाज तैरता है पानी में। अब स्विम शब्द का प्रयोग इंसानों के लिए, पक्षियों के लिए आता है, बर्ड स्विम होता है, पीपल स्विम होता है, लेकिन शिप के लिए सेल होता है, बोट के लिए सेल होता है। अ शिप सेल्स इन वाटर। स्विम्स की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स। नेक्स्ट है आइदर द स्टेप टेकन इन इज राइट और रॉन्ग। या तो स्टेप टेकन लिया गया सही या गलत है। अब ये सेंटेंस अटपटा सा है। आइदर का प्रयोग या और का प्रयोग उसके बगल में होना चाहिए जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो इस सेंटेंस का सही अर्थ क्या होगा, द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। कदम जो लिया गया है, उठाया गया है, या तो सही है या तो गलत। तो हम इसको क्या करेंगे, आइदर राइट और रॉन्ग। आइदर को यहां से ला करके हम कहाँ लगा देंगे, राइट के पहले। द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स और हिज फेस। उसने ना तो अपने हाथ धोए या अपना चेहरा। तो जैसे आइदर और जोड़े में लगता है, उसी तरह नाइदर के साथ और न लग के नॉर लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस। उसने ना तो अपने हाथ धोए ना ही चेहरा। तो यहां पर नीदर के साथ क्या आएगा, नॉर। नेक्स्ट है अ मैन इज मॉर्टल। एक आदमी मरणशील है। अ मैन इज मॉर्टल का मतलब तो हो जाएगा एक आदमी, बाकी क्या सब जो है अमर है, नहीं। जो भी मनुष्य है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो मरणशील है। तो ये एक जनरल है, जनरल चीज है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी विशेष लिंग के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि पुरुष है मॉर्टल और जो है स्त्री है इमॉर्टल, ऐसा भी नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। यहाँ मैन का मतलब पुरुष नहीं, यहाँ मैन का मतलब है मनुष्य या मानव। तो मानव मरणशील है या मनुष्य मरणशील है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।